Good morning everyone. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranav Garg, the faculty of physics. आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिट और डायमेंशन खत्म हो गया है, इंड हो गया है, यूनिट डायमेंशन हम लोग खत्म कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस का। वेक्टर एनालिसिस होता क्या है, क्या नाम है इसका, वेक्टर एनालिसिस का नाम क्यों वेक्टर एनालिसिस पड़ा, वेक्टर क्यों पड़ा, ठीक है, इसका बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात किए थे एक फिजिकल क्वांटिटी का। क्या बात किए थे? फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बताए थे? फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटी विच वी हैव मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। यूनिट डायमेंशन में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे वो दो तरह का पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? एक हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल और एक डेराइव। लेकिन यहाँ पे जब वेक्टर एनालिसिस का बात करेंगे तो वेक्टर एनालिसिस में फंडामेंटल डेराइव नहीं आएगा। क्या आएगा? दो तरह का आएगा फिजिकल क्वांटिटी में। क्या क्या आएगा? एक आएगा स्केलर क्वांटिटी। क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा आएगा वेक्टर क्वांटिटी। एक आएगा स्केलर क्वांटिटी, एक आएगा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, which have only magnitude not direction. Only scalar quantity means only have magnitude, मतलब only have magnitude, मतलब ये कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। हम बात करेंगे डायरेक्शन होता क्या चीज है, नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी दैट क्वांटिटी having magnitude as well as direction, means कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब बात समझते हैं मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये समझते हैं। इसका थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या क्या एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या है? स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क। अब बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्यों होता है इसमें और डायरेक्शन क्यों होता है इसमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये बात समझने का कोशिश करें। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका केवल मैग्नीट्यूड, मतलब केवल वो क्वांटिटी के बारे में बात करेगा वो कितना है, क्वांटिटी के बारे में बात करेगा वो कितना है। जैसे ये आप देखिए, ये है पेन, ये है पेन मतलब मार्कर। अब ये मार्कर का लेंथ हमको पता है, मेजर कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम इसका डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हैं कि ये मेजर है कि नहीं। डायरेक्शन हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि इसका क्या डायरेक्शन है। हम मेजर कर सकते हैं इसका लेंथ, बट लेंथ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हैं इसका क्या डायरेक्शन होगा। कहीं पे भी रख देंगे, बस बताएगा कि ये इतना सेंटीमीटर लॉन्ग एक मार्कर है। एक चावल का बैग ले लेंगे, तो बैग ले लेंगे तो वो क्या बताएगा, वो चावल का बैग ये बताएगा ये कितना केजी का है, रखा हुआ एक जगह पे ऐसे।
एक जगह पे चावल का बैग रखा हुआ है, ऐसे पता चलेगा वो ये है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का मतलब क्या, जैसे आप चलते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जिस तरफ आप जा रहे हैं वो आपका डायरेक्शन हो गया, और जिस तरफ आप जितना स्पीड से आप जा रहे हैं वो आपका स्पीड हो गया। जैसे एग्जांपल नॉर्मल वे में देखते हैं, एक आदमी है, ठीक है, इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, यानी 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चल रहा है, इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। हम केवल यही बात कर सकते हैं कि ये आदमी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं अभी तब तक, क्योंकि स्पीड दिया हुआ, ये नहीं बता सकते हैं कि ये आदमी किधर जा रहा है, कितना स्पीड से। यदि हम इसको बोले वेलोसिटी ऑफ दैट मैन इज 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी कि ये पर्सन जो है इसका वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो ये होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। मतलब केवल जब बताएगा कि ये है, क्वांटिटी बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। यदि आप बोले कि ये 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहा है, यानी वेलोसिटी का बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कितना जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और डायरेक्शन भी बता रहा है कितना ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये क्या बता रहा है, स्पीड, केवल मैग्नीट्यूड किधर जा रहा है ये नहीं बता रहा है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, वेलोसिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इतना बात समझ गए। ये हमारा वेक्टर और स्केलर का बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर का नोटेशन कैसे करते हैं, किस तरह से वेक्टर को नोटेशन दिया जाता है। ठीक है, यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इधर देते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसका तरीका है रिप्रेजेंट करने का। जैसे मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को वेक्टर एनालिसिस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। हम लोग वेलोसिटी का यूनिट जानते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन होता है v। इसका क्या नोटेशन होता है, v। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका नोटेशन कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक एरो डाल देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एरो डाल देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। v के ऊपर एरो डाल देंगे, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्चर से। यदि आपके पास एक क्वांटिटी दिया हुआ है a, क्या दिया हुआ है a, इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a के ऊपर डाल देंगे, ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपका एक वेक्टर b है, b के ऊपर एक एरो डाल देंगे, तो जब उसके ऊपर एरो डाल देंगे तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना। कैसे करना, इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना। देखिए कैसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, जो बात हम बता रहे हैं वो बात आप जानते हुए हैं। दो चीज फिजिक्स में आप हर कोई जानता है, एक जानता है एक्स एक्सिस, क्या जानता है, एक्स एक्सिस, और एक और क्या लोग जानते हैं, वाई एक्सिस। ये सब कोई जानता है, क्या जानता है, वाई एक्सिस, हर कोई जानता है।
अब आप समझिएगा मेरा बात, आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? 0 0 पे। कहाँ देखते हैं? 0 0 पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये आपका घर है, यहाँ पे आप खड़े हैं। क्या है? यहाँ पे आप खड़े हैं। अब आप ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो जब हम एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स कहेंगे कि कितना एक्स बढ़े, 3 यूनिट बढ़े तो 3, 4 यूनिट एक्स में बढ़े तो 4। कल जब हम वीडियो लेक्चर से बात कर रहे थे गूगल मीटिंग में, तो हम ये बात चर्चा किए थे कि ये ऐसे होता है। तो जब ही हम, ध्यान से देखिएगा, और ये एक्स वाई एक्सिस के साथ मिला हुआ है, तो ये वाला एरिया जो कहलाएगा, जो एक्स और वाई के बीच में है, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो हम यदि यहां से स्टार्ट किए और यहां चले गए इस पॉइंट पे, यहां पे एक हमारा आपका स्कूल है मान लीजिए, यहां पे क्या है? आपका स्कूल है, और ये क्या है? आपका घर है। यहां से आप चले और यहां पहुंच गए। मान लेते हैं कि इसका यहां से यहां तक जो चले वो क्या चले? डी वेक्टर चले। क्या चले? डी वेक्टर चले। मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट डी है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक्स में कितना चले और वाई में कितना चले, हम इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं। इक्वेशन में कैसे किसी वेक्टर को एनालाइज करते हैं, ठीक है? तो देखिएगा, इससे हम आपके होम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्स में चला हुआ लेंथ है, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा y वाला लेंथ है। क्या है? y लेंथ है। लेकिन हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से और रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम कैसे जा सकते थे? ऐसे गए डायरेक्ट, ऐसे भी जा सकते थे, ये वाला पाथ भी है, ये वाला पाथ भी है जाने के लिए, दो पाथ भी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है? यदि ये नहीं दिख रहा होगा तो ब्लू कलर से चेंज करके देखते हैं। ये वाला पाथ भी है हमारा जाने का। 3 पाथ है। क्या क्या 3 पाथ है? एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है जाने के लिए, और एक ये वाला पाथ है जाने के लिए। 3 पाथ से हम यहां पे जा सकते हैं, लेकिन हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वाला है। इसमें हम डी वेक्टर जो हमारा ये है, यहां से यहां तक डी है, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है? और ये वाला को ए मान लेते हैं। तो OA इज इक्वल टू, OA को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? OA इज इक्वल टू डी वेक्टर। ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन इक्वेशन के जैसा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इक्वेशन के जैसा रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वाला वेक्टर जो है वो x में कितना चला है और y में कितना चला है, वो दोनों के यदि हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर होता है। जैसे यहां से यहां तक यदि जो चला वो हमारा यदि क्या चला? dx चला। क्या चला? dx। x में क्या चला? dx। और y में क्या चला? y में चला dy। तो हम यदि डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, क्या करते हैं? इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? dx वेक्टर प्लस dy वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? dx वेक्टर और dy वेक्टर। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पिक्टोरियल फॉर्म में और एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेक्टर कैसे कैसे होता है, कैसा कैसा वेक्टर होता है, ठीक है? तो सबसे पहला वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। क्या होता है? इक्वल वेक्टर। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग वेक्टर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत यूज है, मैथमेटिक्स में तो भी यूज है ही। मैथमेटिक्स में जब आप 12th में जाइएगा तो ये पूरा बुक ही पढ़ना है, वेक्टर एनालिसिस और 3 डायमेंशनल। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम लोग यूज पढ़ते हैं कि क्या यूज है उसका, कैसे उसका एप्लीकेशन है।
तो बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर का। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर का। पहला इक्वल वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा मेरा बात, एक लाइन यहां से खींचे, ये एक लाइन खींचे, इसका नाम दे दिए ए बी। ठीक है, एक चीज और हम इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये खींच दिए ए बी। यदि किसी भी वेक्टर का नोटेशन यदि आपको ये नजर आ रहा है तो ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं, ये वाला पोर्शन को कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। और ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? हेड। हेड मतलब सर, टेल मतलब सबसे नीचे वाला पोर्शन। तो यदि ये वाला ए बी वेक्टर है, क्या है? ए बी वेक्टर। और एक और देखिएगा ध्यान से, ये है सीडी वेक्टर। क्या है? सीडी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि यदि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ध्यान से देखिएगा, इसका जितना डिस्टेंस, जिसका जितना लेंथ ए बी का है उतना ही सी डी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितना ए बी का होना चाहिए उतना सी डी का होना चाहिए। और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब क्या? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। यदि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो हमको कैसे दिखाना होगा? मॉड ऑफ ए। बाद में इसका और चर्चा करेंगे कैसे मॉड से हम लोग निकालते हैं उसका वैल्यू। मॉड ऑफ ए ये मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका दोनों सेम होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। उसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। दूसरा होता है अनइक्वल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। इसको कहते हैं क्या? अनइक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। दूसरा अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? अपोजिट वेक्टर का मतलब हुआ क्या कि ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर है ये ए बी, एक और वेक्टर है सी डी। अब एक ध्यान से देखिएगा मेरा बात, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए, ईस्ट में जा रहा है, ये किधर जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी। क्योंकि नेगेटिव का मॉड डालेंगे तो भी वही चीज देगा। यहां पे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी, सेम चीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जीरो वेक्टर के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। एक तीसरा वेक्टर, क्या बात कर रहे थे? जीरो वेक्टर का। क्या बात कर रहे थे? जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। एक ऐसा वेक्टर, विच वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, नो मैग्नीट्यूड, मतलब जीरो, जीरो, और डायरेक्शन भी नहीं। हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर का क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इसका डायरेक्शन। ओनली जीरो मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। इसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है डायरेक्शन? एक होता है
यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिए क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा। और यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं दोज वेक्टर व्हिच हैव रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इट represent the direction of the vector। यानी यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहा जाता है जो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा वेक्टर है ए, इस ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी क्या दिखाता है, ये दिखाता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी दिखाता है और डायरेक्शन भी दिखाता है। क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड भी दिखाता है और डायरेक्शन भी दिखाता है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया ये और डायरेक्शन हो गया, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन हो गया ये, क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया ये। इसको कैप कहते हैं, कैप, जैसे टोपी पहनाते हैं ना किसी को, टोपी, कैप, उसको कैप कहते हैं। ए कैप यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये हमारा किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, मेनली रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। हम लोग क्या बोल रहे थे, वेक्टर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। a इज इक्वल टू a x कैप a y वेक्टर, ऐसे x में भी y में भी। यदि 3 डायमेंशनल बात करेंगे, यदि इन 3 डायमेंशनल बात करेंगे तो a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a x वेक्टर प्लस a y वेक्टर प्लस a z वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये मैग्नीट्यूड दिखाता है मॉड लगा देंगे तो, और ये डायरेक्शन टोपी पहना देंगे तो, यानी कि टोपी पहना दिया, किसी को टोपी पहनाया है आज तक, टोपी पहनाना मतलब मूर्ख बनाना, यानी कि हम इसको टोपी पहना दिए। इसका काम कुछ नहीं है, केवल डायरेक्शन बताता है ये, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। टोपी पहना दिए, कैप लगा दी, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैप इंडिकेट करते हैं, ए कैप, ए कैप। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड का मॉड ए, दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डायरेक्शन बताता है, इतना तक समझ गए। अब बात करते हैं हर एक्सिस का यूनिट, हर एक्सिस का यूनिट, ठीक है, देखिएगा। ये देखिएगा, सब कोई, इतना सब कोई जानता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, जब एक्सिस का बात करते हैं ना तो तीनों एक्सिस, तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, x, y और z, ऐसे। ये वाला ऊपर में आएगा, ये वाला कैसे आएगा, ऊपर ऐसे। लेकिन हम लोग 3 डायमेंशन में यहां काम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लेते हैं z एक्सिस। अब बात कर रहे थे किसका, हम बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या बोले, यूनिट वेक्टर हम बोले क्या, जैसे a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो a वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मॉड, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सिस का। तो एक्सिस में ध्यान से देखिएगा, 3 चीज का बात करेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे क्या क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, 3 तरह का कैप लगाएंगे। आई कैप का मतलब होता है यूनिट
वेक्टर along x axis, यूनिट वेक्टर along y axis और यूनिट वेक्टर along z axis। यानी i कैप को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर along x axis, y कैप j कैप को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर along y axis, और k कैप को क्या कहेंगे, यूनिट along z axis। यूनिट मतलब एक यूनिट चलेगा तो यूनिट बताएगा, एक यूनिट उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। यूनिट क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप ये बता रहा है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए, ध्यान देखिएगा, मेरा बात सुनिएगा, 3 आई कैप, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है। और आई क्या बता रहा है, डायरेक्शन किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। क्या बता रहा है, डायरेक्शन किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, लेकिन आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन बताएगा। जैसे 4 जे कैप क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा मैग्नीट्यूड, और जे क्या दिखाएगा, जे दिखाएगा डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। फिर उसी तरह ध्यान से देखिएगा, 5 के कैप क्या दिखाएगा, 5 दिखाएगा मैग्नीट्यूड, और के क्या दिखाएगा, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। उसी तरह से यदि हम -2 आई कैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -2 आई कैप लिखते हैं, तो -2 क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और -i क्या दिखाएगा, डायरेक्शन अलोंग -x। उसी तरह से यदि हम -3 जे कैप लिखते हैं तो 3 मैग्नीट्यूड दिखाएगा, और -j क्या दिखाएगा, -j दिखाएगा, जो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव जे डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में जो इसका होगा डायरेक्शन वो दिखाएगा। उसी तरह से यदि हम -6 के कैप लिखते हैं, -6 के कैप लिखते हैं, तो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन तो दिखाएगा, मैग्नीट्यूड तो दिखाएगा 6, लेकिन डायरेक्शन क्या दिखाएगा, z एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन है, किधर है, -z एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन है। तो ये हमारा होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग के एक्सिस। और यदि उसका माइनस लगा देते हैं तो -x एक्सिस, -y एक्सिस और -z एक्सिस कहलाता है। ये हमारा यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, समझ गए, इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा देते हैं। अब 2 बात करेंगे, एक होता है क्यूमुलेटिव लॉ का, एक होता है दो तरह का लॉ होता है, एक क्यूमुलेटिव लॉ, एक एसोसिएटिव लॉ। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, बात देखिएगा। ये एक वेक्टर है ए बी, इसका ये क्या है, इसका ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, टेल। क्या कहते हैं, टेल। ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, हेड। तो एक वेक्टर है ए बी, ठीक है। दूसरा एक और वेक्टर है बी सी, ठीक है। ए वेक्टर का जो हेड है उस पे एक और वेक्टर लगा दिए BC, ठीक है। तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, ध्यान से देखिएगा क्या निकलता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर R। क्या निकलता है, R। ध्यान से देखना है बात,
ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वाला वेक्टर आएगा। इसको क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव लॉग। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव लॉग। ध्यान से देखिएगा, यदि ये वाला वेक्टर p है और ये वाला वेक्टर q है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या है? मैग्नीट्यूड p है, इसका मैग्नीट्यूड q है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ये वाला वेक्टर। आगे हम और पढ़ेंगे, जब ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा ये बात। तो इसको क्यूमुलेटिव लॉ में क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा मेरा बात, ध्यान से देखिएगा मेरा बात। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, नॉट CA वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, नॉट CA वेक्टर। CA वेक्टर नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि CA वेक्टर में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा बात मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का करते हैं। ध्यान से देखिएगा, AC वेक्टर नॉट इज इक्वल टू CA वेक्टर। AC वेक्टर नॉट इज इक्वल टू CA वेक्टर, ऑलवेज ध्यान रखना है। AC वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ CA वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं बट ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरा बात। मतलब ये कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कभी भी। AC वेक्टर इज इक्वल टू CA वेक्टर कभी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन AC वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ CA वेक्टर लिख सकते हैं। इसको हमको जब भी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, AC वेक्टर नॉट इज इक्वल टू CA वेक्टर। क्या लिखेंगे? AC वेक्टर नॉट इज इक्वल टू CA वेक्टर, या AC वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ CA वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव लॉ हो गया, या इसको कह सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ का तो इसको क्या लिखे? इसको लिखे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, या क्या लिखे? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख रहे हैं? A B, एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर B C, तीसरा वेक्टर देखिएगा C D। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ध्यान से देखिएगा, जब क्यूमुलेटिव लॉ का बात करेंगे तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, क्या? AC वेक्टर। अब AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू क्या? देखिएगा, AC वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखें? जो हमारा कहां से शुरू होता है? ध्यान से देखिएगा, ये वाला वेक्टर, यही करते हैं ना, यही करते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर हो जाएगा। देखिए, यानी ये वाला यदि AB वेक्टर है और ये BC वेक्टर है, यदि ये वाला P वेक्टर है, ये वाला Q वेक्टर है, और ये क्या है? क्या हो जाएगा? P प्लस Q, ठीक है। और यदि क्या है? ये वाला S वेक्टर है, क्या है? S वेक्टर है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे, और ये वाला हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, तो क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या? ये वाला क्या? AC वेक्टर लिख सकते हैं। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, जिसको हम लोग P प्लस Q लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जुड़ करके क्या रहा है? ये वाला वेक्टर आ रहा है, क्या रहा है? ये वाला आ रहा है, यानी R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस S वेक्टर। और ये वाला क्या है? ये वाला हमारा क्या है? ये वाला हमारा है AC वेक्टर, क्या है? AC वेक्टर प्लस S वाला क्या है? CD वेक्टर, यानी कि AB वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर।
दिस इज एसोसिएटिव लॉ। क्या हो जाएगा? दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का क्या है? वेक्टर एनालिसिस का 2 लॉ है। इसके बाद हम और पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके पहले हम एक चीज और देखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा एक वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा मेरा बात, ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। इसका पूरा मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, इसका क्या है? पूरा मैग्नीट्यूड ए है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले थे? ये वाला को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस में जो होता है वो क्या बोलते हैं? ए एक्स वेक्टर। क्या होते हैं? ए एक्स वेक्टर। और ये वाला को क्या बोलते हैं? ये वाला को बोलते हैं ए वाई वेक्टर। क्या बोलते हैं? ए वाई वेक्टर। ये बात किए थे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये तो क्या हो गया? इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और यदि इसका हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इसका हमको मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इसको एक चीज और क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका रिजोल्यूशन करते हैं, किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। यदि ये वाला वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, यदि ये वेक्टर है ए, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। इसको हम लोग, ये किसको बता रहे हैं? रिजोल्यूशन को बता रहे हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, रिजोल्व करना। तो यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है थीटा एंगल पे, क्या एंगल पे? थीटा एंगल पे, तो यदि इसको हम शिफ्ट करते हैं इधर, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए cos थीटा आई कैप। क्या हो जाएगा? ए cos थीटा आई कैप। और ये वाला क्या हो जाएगा? ए sin थीटा जे कैप। ठीक है, आज के बाद, इसके बाद जो क्लास हम लोग करेंगे, इस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद मतलब जो हम लॉ का बात किए हैं, इसके बाद से ही हम आगे बढ़ाएंगे कि वेक्टर के बारे में जो रिजोल्यूशन पढ़ाए हैं या फिर ये पढ़ाए हैं, यहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।